क्या आप जानते हैं, राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती। यह भी जान लें कि जनता की पसंद से नहीं, राज्यसभा के रास्ते भेजे गए 4 प्रधानमंत्री हमारे देश की बागडोर संभाल चुके हैं। इनके बारे में जानने से पहले आप राज्यसभा चुनाव के बारे में थोड़ा जान लें। लोकसभा चुनाव में जहां जनता सीधे भाग लेती है, वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए राज्यों के विधायक मतदान करते हैं। इस चुनाव में जनता का हस्तक्षेप नहीं रहता, बल्कि इस चुनाव में जिस पार्टी के पास विधायकों की संख्या ज़्यादा होती है, उस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार की जीत तय होती है। यहाँ जीतने के बाद कोई भी सीधे सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जैसे लोकसभा भंग की जा सकती है, वैसे राज्यसभा भंग नहीं होती। लोकसभा के मुकाबले हालांकि राज्यसभा में सीटें कम होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 238 सदस्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। वहीं शेष 12 सांसद देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नामित करते हैं। इन नामित सदस्यों के अलावा अन्य का चयन चुनाव से होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। हालांकि फिलहाल सदन में ये आंकड़ा 245 सांसदों का है। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल भी 6 साल का होता है। राज्यसभा सांसद का चुनाव एक फॉर्मूले के तहत होता है। इसमें एक सांसद को कितने वोटों की ज़रूरत है, ये पहले से ही तय होता है। दरअसल इसमें एक विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुणा किया जाता है और इसे राज्यसभा की कुल राज्यसभा सीटों में 1 जोड़कर भाग किया जाता है। जो संख्या आती है उसमें 1 जोड़ने के बाद वो एक राज्य में राज्यसभा सीट जीतने के लिए वोट की संख्या होती है। राज्यसभा चुनाव में कोई गुप्त मतदान नहीं होता और ना ही इसमें ईवीएम का प्रयोग होता है। यहाँ हर उम्मीदवार के नाम के आगे 1 से 4 तक का नंबर लिखा होता है। विधायकों को वरीयता के आधार पर उस पर निशान लगाना होता है और राज्यसभा में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यह भी सच है कि सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए इसे पिछले दरवाजे की संज्ञा दी जाती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। वह राज्यसभा के दरवाजे से होते हुए सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए थे, लेकिन यह भी सच है कि वह कभी भी जनता द्वारा चुने नहीं गए। करीब 3 दशक तक वह राज्यसभा सदस्य रहे। इस बीच एक बार लोकसभा के रास्ते संसद में जाने की कोशिश की, लेकिन यह उनका पहला और आखिरी चुनाव साबित हुआ। वर्ष था 1999। नरसिम्हा राव सरकार में वह वित्त मंत्री थे। सोनिया गांधी के हाथों में पार्टी की कमान थी। संबंध भी अच्छे थे, तो दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का टिकट मिल गया। जातीय आंकड़ों को खंगाला गया तो जीत तय लगी। मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर भाजपा के वीके मल्होत्रा खड़े थे, लेकिन राजनीति का सिस्टम कितना पेचीदा है, यह मनमोहन सिंह को बहुत जल्द समझ में आ गया। नतीजा जल्द सामने आया। वह करीब 30,000 वोटों से यह चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने पार्टी फंड से मिले रुपयों में बचे 7 लाख रुपए वापस लौटा दिए, पर यह सीट हाथ से सरक गई थी। बीजेपी के उम्मीदवार को 2,61,230 वोट मिले, जबकि मनमोहन सिंह को 2,31,231। यह भी जान लें कि इसके बाद फिर कभी मनमोहन सिंह चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 2001 में वह तीसरी बार राज्यसभा सदस्य और सदन में विपक्ष के नेता बने। इसके करीब 3 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन पर विश्वास जताया और वह भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। हालांकि यह भी सच है कि पहली चुनावी हार का असर मनमोहन सिंह पर इस कदर हावी रहा कि उन्होंने 2004 में चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था। सबसे मज़ेदार तथ्य, 2009 के पहले 5 साल के कार्यकाल के बाद हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव में उतरने का ऐलान किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद मनमोहन सिंह ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा।
इस चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए को जीत मिली और राज्यसभा से चौथे पीएम हुए मनमोहन सिंह ने लगातार 2 लोकसभा चुनाव के बाद इस शीर्षस्थ पद को संभाला। सच यही है कि राज्यसभा से सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम है। उच्च सदन से चौथे प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह ने 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपीए सरकार की कमान संभाली तो 2014 तक वे इस पद पर बने रहे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने एक किताब लिखी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिस पर बाद में एक फिल्म भी बनी, जिसमें संजय बारू ने दावा किया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री सिंह ने उनसे कहा था कि सरकार में सत्ता के 2 केंद्र नहीं हो सकते, इससे गड़बड़ी फैलती है। मुझे मानना पड़ेगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है, सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। खैर, यह भी जान लें, राज्यसभा के रास्ते से होकर 3 और ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। इनमें सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने वाली थी श्रीमती इंदिरा गांधी। वह अकेली ऐसी शख्सियत हैं जो लोकसभा के रास्ते से भी जनता के दिल से होकर प्रधानमंत्री बनी। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी ने जब प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली तब वे राज्यसभा की सदस्य थीं। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी और 1967 में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। राज्यसभा से आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर एच.डी. देवेगौड़ा का नाम शामिल है। इंदिरा गांधी जी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के करीब 30 साल बाद 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद बनी संयुक्त मोर्चा की पहली सरकार के प्रधानमंत्री बने देवेगौड़ा करीब साल भर तक इस पद पर रहे। जनता दल परिवार के संयुक्त मोर्चा के घटक दलों के बीच नेतृत्व को लेकर आपसी सहमति नहीं थी। तब कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेगौड़ा के नाम पर घटक दल के नेता सहमत हुए और वे प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद वे राज्यसभा सदस्य बने थे। देवेगौड़ा के 1 साल के बाद बनी संयुक्त मोर्चा की दूसरी सरकार की कमान बतौर प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने संभाली। प्रधानमंत्री बनने से पहले वह राज्यसभा सांसद के तौर पर देवेगौड़ा सरकार की कैबिनेट के सदस्य थे। इंद्र कुमार गुजराल ने जब प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तब वे राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी के साथ संयुक्त मोर्चा की खटपट की वजह से देवेगौड़ा और गुजराल दोनों को 1-1 साल में ही अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। देवेगौड़ा हालांकि इसके बाद कई चुनाव जीतकर लोकसभा के सांसद बने, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री उनका कार्यकाल राज्यसभा से ही रहा। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।